Hello friends, welcome to the Easy Zone. Now we are discussing about the Indian Express of 10th of July 2020. This is important for all one-time examinations like UPSC, SSC and state PCS as well all PSUs एग्जाम बिकॉज कि करंट अफेयर का जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके वेटेज ज़्यादा आज के एग्जाम में रिसेंट ट्रेंड एग्जाम में आ रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ आपका स्टैटिक बेस्ड भी क्वेश्चंस क्लियर हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट न्यूज़। यहाँ पर जो न्यूज़ है वो लिखा हुआ है पोंगोंग शू इन फोकस एज अ ट्रूप डिसएंगेज्ड एट 3 फ्रिक्शन पॉइंट। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें ये समझना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट पोंगोंग शू है ये क्या है। तो ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि पोंगोंग शू जो पड़ता है वो लद्दाख में पड़ता है, क्योंकि ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में काफ़ी है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये लद्दाख में है। अब ये लद्दाख के किस एरिया में पड़ता है, तो याद रखिएगा ये वाला जो रीजन होता है ये इसे हम अक्साई चीन कहते हैं। इंडिया चाइना और तिब्बत के जो यहाँ पे बाउंड्री में यहाँ पे एक लेक होता है, इस लेक को हम पैंगोंग शू लेक कहते हैं। अब इसके एक साइड पे तो आपका इंडियन कंट्रोलिंग होता है बट दूसरे वाले साइड पे चाइनीज कंट्रोलिंग करते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे अगर आप सैटेलाइट व्यू से देखेंगे तो इसी जगह पर कैराकोरम रेंज के पास ही आपको फिंगर टाइप माउंटेन दिखेगा। उस माउंटेन को हम फिंगर माउंटेन्स कहते हैं। इसी में फिंगर 8 माउंटेन्स तक इंडियन कंट्रोलिंग होता है, जिसकी वजह से अभी काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई और जिसके बाद रिटेलिएट हमारी आर्मी ने कहा, जिसमें से हमारी आर्मी के 20 जवान भी शहीद हो गए थे। और यहाँ पे याद रखेंगे जो यहाँ पे गार्ड करती है जो CAPF जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की जो फोर्स गार्ड करती है, याद रखिएगा ITBP करती है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस करती है। ओके, लेट्स आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है जो एक्सप्लेन करना है। हाँ, यहाँ पे एक न्यूज़ आ रहा है वो मैं आपको बता दूं। अभी क्या हुआ है, लिखा है ग्रीन शॉट विजिबल इंडिया प्ले अ बिग रोल इन ग्लोबल रिवाइवल प्रधानमंत्री। ओके, अभी क्या हुआ कि हमारे जो प्रधानमंत्री है मिस्टर मोदी, उन्होंने अभी इनॉग्रेट किया है हमारे इंडियन ग्लोबल वीक 2020 को ऑर्गेनाइज किया है। और ये कहाँ, ये लंदन बेस्ड हेडक्वार्टर मीडिया हाउस है, ये एक्चुअली लंदन बेस्ड मीडिया हेडक्वार्टर है जो इंडियन ग्लोबल वीक अभी वो समिट चल रही है 2020 का, उसमें ऑर्गेनाइज किया। और उन्होंने कहा है ये चीज़, बहुत सही चीज़ उन्होंने कही है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत सही चीज़ कही है कि वन ऑफ द मोस्ट ओपन इकोनॉमिक्स इन द वर्ल्ड। अगर आप देखें तो इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट ओपन इकोनॉमिक्स है। हमारे यहाँ आप देखें तो FDI का जो है ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो सही बात है कि ओपन इकोनॉमिक्स है इन द वर्ल्ड में। वहीं इन्होंने आगे भी कहा कि मेकिंग द पैच अ ग्लोबल फर्म इन्वेस्ट टू इन सेक्टर रेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू डिफेंस। वो एग्रीकल्चर टू डिफेंस तक भी कर सकते हैं, साथ साथ स्पेस में भी कर सकते हैं। बट अभी जो हमारा ये पेंडेमिक आया, इस पेंडेमिक की वजह से कुछ चीज़ अमेंडमेंट की गई है, कुछ रूल्स अमेंडमेंट किए गए हैं, जिसमें अब ये कहा गया है कि जो भी स्मॉल चीज़ें होंगी, चाहे वो डिफेंस की हो या किसी भी चीज़ की, जो स्मॉल चीज़ें स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग होगी वो कम्प्लीटली इंडिया से होंगी। तो इससे MSME जो सेक्टर है हमारा, एक और सेक्टर है जो मीडियम स्मॉल सेक्टर होता है MSME, ये सेक्टर आपको इसमें आपको बूस्ट मिलेगा। तो ये इससे न्यूज़ एनालिसिस था जिसमें इन्होंने बहुत सही बात कही कि डिफेंस वाइल द गवर्नमेंट हैज़ बीन पुशिंग फॉर द सेल्फ रिलायंस। आपने देखा कि सेल्फ रिलायंस पे भी काम कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस पे भी। अगर हम इसकी बात करें तो अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चलाया गया है, बाई इनिशिएटिव चलाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, तो जिसमें ये सेल्फ रिलायंस की बात की जा रही है कि आत्मनिर्भर, टोटली आत्मनिर्भर होगा। द मूव इज नॉट अबाउट द, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख लें कि द मूव इज नॉट अबाउट बीइंग क्लोज टू द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने बहुत सही बातें कही हैं। लेट्स आगे चलते हैं अगले न्यूज़ एनालिसिस के लिए। यहाँ पे जो आगे का न्यूज़ हमारा आया है वो NIA आया। अब ये NIA क्या है, याद रखिएगा NIA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अब ये कब आया था, क्या ये स्टैचुटरी बॉडी है? देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की बॉडी होती हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती हैं, स्टैचुटरी बॉडी होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल के थ्रू आती है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो गई, जो किसी एक्ट के थ्रू आती है तो वो स्टैचुटरी बॉडी हो गई, जो कोई एग्जीक्यूटिव कमिटी के थ्रू बनती है बॉडी है उसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। ओके, तो NIA जो है वो
एक्ट के थ्रू आया है। अब वो एक्ट क्या है तो याद रखिएगा NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2008 का है। याद रखिए इंडिया में क्या सिस्टम है कि जब कोई जैसे NIA की अगर बात करें तो NIA का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो आफ्टर मुंबई अटैक हुआ था। मुंबई अटैक के बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि टेरर कम्बैटिंग पे ही वर्क करता है, जो टेररिज्म काउंटरिंग पे ही वर्क करता है, इस पर इन्वेस्टिगेशन करता है। ऑलरेडी CBI ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको करप्शंस पे वर्क करती है या इंटरपोल से कोलैबोरेशन करती है। वहीं NIA जो होता है इंटरनल सिक्योरिटीज में जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज चल रही है उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये NIA एक्ट किस एक्ट के थ्रू आया है तो याद रखिए NIA एक्ट 2008 के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था 2008 में। ओके, लेट्स आगे चलते। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बस बताना था कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि याद रखेंगे जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है इसको इंडो चाइना बॉर्डर नहीं कहते हैं, सीनो इंडिया बाउंड्रीज कहा जाता है, सीनो इंडियाज। ओके, ये चीज़ आपको समझानी थी। ओके, लेट्स आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक बॉडी का नाम आया है, मैं आप उस बॉडी को मैं बता दूं। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब जैसे ही आपने ऊपर न्यूज़ में देखा है कि ये लोग पुश बैक हुए हैं। जो कल की लास्ट, अगर मेरा कल का वीडियो आपने देखा होगा तो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था पेट्रोलिंग 14 पर इंडियन ट्रूप्स आ चुकी हैं, वहीं पेट्रोलिंग 17 पर चाइनीज ट्रूप जा चुकी हैं। वो लोग भी अब पेट्रोलिंग जो गलवन वैली है, जो गलवन घाटी है, वहां से पुश बैक कर रही हैं दोनों की दोनों कंट्रीज की फोर्सेस। तो उसमें एक एक कमिटी एस्टेब्लिशमेंट हुआ है जो कि 2012 में एक्चुअली इस कमिटी को एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि यहाँ पे डेलीगेशन कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उस कमिटी का नाम याद रखिएगा, मीटिंग हो रहा है क्या, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। ठीक है, तो याद रखिए इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2012 में। इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिसर्स होते हैं, स्पोक पर्सन्स होते हैं, वहीं चाइना की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है क्योंकि ये न्यूज़ में है। एज सच इस पेज में कोई ऐसा न्यूज नहीं। यहाँ पे बस मुझे एक चीज़ बताना है कि वन महोत्सव शुरू किया गया है बाय दिल्ली गवर्नमेंट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी हो सकता है कि 21 स्टेट ने ये इनिशिएटिव लाया है, वन महोत्सव 2020। 2020 का वन महोत्सव किसने शुरू किया है, तो महोत्सव जो शुरू किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है। लेट्स आगे चलते हैं। आगे हमारा जो सच न्यूज़ है यहाँ पे फिर आपको मुझे एक चीज़ बताना था कि वाइल द RT-PCR। अब ये RT-PCR क्या है, तो ये कल भी मैंने लास्ट न्यूज़ में मैंने बताया था। RT-PCR का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम पॉलीमर्स चैन रिएक्शन। एक्चुअली ये एक टेस्ट है, ये टेस्ट यूज़ किया जा रहा है किसके लिए, तो कोविड-19 के लिए यूज़ किया जा रहा है। अब ये कोविड-19 क्या है, तो ये नोवेल कोरोना वायरस है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, C फॉर कोविड, कोरोना, V फॉर वायरस, VI फॉर वायरस, D फॉर डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज 2019 में आया था, इसलिए कोविड-19 के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है। इसमें लिखा हुआ आगे वाइल जो हमारा जो रियल टाइम PCR होता है इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर डायग्नोसिस ऑफ अ कोविड-19। ICMR ने अप्रूव भी किया इस चीज़ को, बिकॉज क्योंकि क्योंकि इसका जो आप देखिए जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी आपको 70% मिलता है, प्लस स्पीड देखें, टाइम देखें तो आपको 6 to 8 आवर्स में ये रिपोर्ट दे देता है। और ये इंक्लूड होता है एलाइसा। एलाइसा एक और टेस्ट होता है, एलाइसा टेस्ट के साथ इसको इंक्लूड किया जाता है। अब ये एलाइसा टेस्ट किस लिए होता है, तो याद रखिए स्पेसिफिक होता है ये HIV के लिए। ओके, लेट्स आगे चलते हैं अगले न्यूज़ के लिए। यहाँ पे इसमें ऐसा कोई आगे न्यूज़ नहीं है। हाँ, यहाँ पे फिर एक चीज़ आया हुआ था कि जो यूरोप यूनियन, इंडिया और यूरोप यूनियन का समिट होना था 15 जुलाई को होगा। एक्चुअली वो मार्च में ही होना था, बट इसको एक्सटेंड किया गया क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसको आगे एक्सटेंड किया गया, जिसमें 15 जुलाई को इसका समिट होना है। याद रखिए ये कितने नंबर की समिट है, तो ये 15, यहाँ पे लिखा हुआ है 15th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट होने वाला है। तो 15th यूरोपियन इंडियन यूरोपियन समिट हो रहा है। इसको चेयर्ड कौन करेंगे, तो याद रखिएगा चेयर्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी करेंगे। और एक्चुअली जो 14th हुआ था, ये याद रखेंगे 14th इंडियन यूरोपियन यूनियन समिट हुआ था वो 2017 में हुआ था। अब ये
2020 में ये हो रहा है। एक्चुअली ये पोस्टपोन्ड हो चुका था, बट इसको फिर से कंडक्ट किया जा रहा है। और इसमें जो बेसिस होगा, याद रखिएगा, जो बेसिस होता है वो यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगा। यूनाइटेड नेशन एज वेल एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको कोर कमिटी की तरह इसको वर्क करती है। यहाँ पे अगर हम न्यूज़ की बात करें, लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू रिटेरिएट देयर डिटर्मिनेशन to promote effective multilateralism and rule-based multilateral order with the United Nations and World Trade Organizations। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस ये आपको ग्लोबल और इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1945 को हुआ था। ये 1945 को एस्टेब्लिश हुआ था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, मेंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें तो 193 स्टेट होते हैं। इसके डिफरेंट डिफरेंट और भी बॉडीज़ हैं जो, और 6 सिस्टर बॉडीज़ हैं। अब सिस्टर बॉडीज़ कौन कौन सी होंगी, तो याद रखिएगा, पहला होता है यूएनजीए। मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होता है। दूसरा बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता है। तीसरे की बात करें तो तीसरा जो होता है उसमें आप याद रखिएगा ट्रस्टीशिप काउंसिल होता है। चौथे की बात करें तो चौथा इसमें होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। पांचवा की बात करें तो इसमें पांचवा इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल होता है। छठे की बात करें तो इसमें यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी होता है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट होता है, सॉरी फॉर दैट, सेक्रेटेरिएट होता है, ठीक। इसके 6 जो हैं आपको सिस्टर बॉडीज़ हैं, प्लस इसमें आपको जो मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा 5 परमानेंट मेंबर्स होती हैं, 5 जो होते हैं वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और इसमें से 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। उसमें से अभी इंडिया फिर से नॉन परमानेंट मेंबर में अभी जीता है, जिसमें इसको जो वोट मिली है, एक्चुअली जो वोट रिक्वायरमेंट होता है 2/3 वोट रिक्वायरमेंट होता है, बट इंडिया को 182 के अप्रॉक्स वोट मिला है, जो इसकी इंडिया के अगेंस्ट एक्चुअली अफगानिस्तान खड़ा हो रहा था, बट बाद में वो उसने वापस ले लिया था। तो इसलिए इंडिया अभी विदाउट अगेंस्ट किसी के उसने जीता है, तो 182 वोट मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की, तो याद रखिए इसको भी बनाया गया था एज अ जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रेवल्स एंड ट्रेड के नाम से, गैट के नाम से शुरू किया गया था। तो ये 2 बॉडीज़ थी जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, वो मैंने आपको बता दिया, आपको यहाँ पे भी सीखने को मिला होगा। लेट्स आगे चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो सारे न्यूज़ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें और भी जो न्यूज़ होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो उसको नहीं कवर करेंगे। ओके, यहाँ पे एक और टर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है यूजीसी। एक्चुअली अभी अगर आपने देखा होगा कि कोविड की वजह से काफ़ी एग्जामिनेशंस जो हैं उसको पोस्टपोन किए जा रहे हैं या एक्सटेंड किया जा रहा है डेट को। तो यहाँ पे आया यूजीसी एक्स चेयर 27 अदर कॉल फॉर स्क्रैपिंग ऑफ द फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस। फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस की वजह से यहाँ पे स्क्रैपिंग के लिए उन लोगों ने एकजुट हुए हैं। तो खैर जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, मैं बॉडी के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम बात करें यूजीसी की, तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब एक्ट से पास हुआ है। अब जो अगर हम इस एक्ट की बात करें तो यूजीसी एक्ट 1956, यूजीसी एक्ट 1956 में हुआ है, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। अब इसका वर्क क्या होता है, तो ये कोऑर्डिनेट करता है, डिटरमाइन करता है, मेंटेन्स करता है जो स्टैंडर्ड को ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द नेशंस, जो कंट्री के हायर एजुकेशन हैं उसको ये मेंटेन करता है, कोऑर्डिनेट करता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे एस्टैब्लिशमेंट इसको किया गया था 28 दिसंबर 1953 को ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था, 1953 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसके साथ साथ इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अब चेयरमैन की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट ये भी होता है, चेयरमैन भी सम एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो चेयरमैन डीपी सिंह है, इसके चेयरमैन डीपी सिंह है। लेट्स आगे चलते हैं अगले न्यूज़ के लिए। यहाँ पे ऐसा कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है। हाँ, यहाँ पे मुझे आपको बताना है पेंडेमिक में, देखिए अभी जो कोविड पेंडेमिक हुआ है, पेंडेमिक का मतलब ये ग्लोबल लेवल पे हुआ है, ठीक है। अगर वहीं एपिडेमिक की बात करें तो एपिडेमिक जो होता है वो आपका रीजनल लेवल पे होता है। तो
पेंडेमिक है, कोविड-19 एक तरह से पेंडेमिक है, आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया जो थर्ड पोजीशन पे आ चुका है कोरोना वायरस में। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इसमें एक एक ऑप्शंस दिया जाता है कि आदमी को, जो ह्यूमन है, उनको आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखना है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें ट्रांसमिशन होता है, सो हम कहते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन। अब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशंस क्या होते हैं? तो एक्चुअली कम्युनिटी ट्रांसमिशंस जो होते हैं दो तरह से होते हैं। एक आपका तो होता है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशंस, ठीक है, एक तो होता है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशंस, दूसरे होते हैं एयरबॉर्न ट्रांसमिशंस, जो अभी रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि कोरोना वायरस में भी एयरबॉर्न ट्रांसमिशंस कंटिन्यू हो सकते हैं। और इफ अगर ये होता है, अगर एयरबॉर्न ट्रांसमिशंस होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ही हजार्डस होगा किसी भी कंट्रीज़ के लिए। तो इस चीज़ के लिए हमें देखना है, तो सो प्लीज़ कीप फिजिकल डिस्टेंसिंग एज वेल। ओके, लेट्स आगे चलते हैं अगले न्यूज़ के लिए। यहाँ पे एक और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ आया, जो ये टॉपिक है पीएम केयर फंड्स। अब ये क्या होता है पीएम केयर फंड्स? तो इसका सबसे पहले तो फुल फॉर्म में जानना है। फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री, सी फॉर सिटीजन, ए फॉर असिस्टेंस एंड आर फॉर रिलीफ, ई फॉर इमरजेंसी, एस फॉर सिचुएशन। तो प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड है, ठीक है। एक्चुअली इसको बनाया कब गया था? तो याद रखिए, ये कोविड-19 को देखते हुए इसको इस फंड इनिशिएटिव्स को शुरू किया गया था बाय पीएम मोदी द्वारा। तो अब अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो याद रखिएगा 28 मार्च, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में डेट पूछा जा सकता है, 28 मार्च 2020, क्योंकि 220 हर किसी को पता होगा, ये डेट नहीं पता हो सकता है। तो याद रखिएगा 28 मार्च, 28 ऑफ मार्च 2020 को इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। अब इसके हेड हैं, इसके जो इस इनिशिएटिव के, इस फंड के जो चेयर कर रहे हैं, जो हेड हैं, वो हैं हमारे पीएम मोदी हैं। और इसके जो मेंबर्स हैं, जो इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं, याद रखिए 3 ऐसी मिनिस्ट्री है जो इसके मेंबर्स हैं। पहला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। वहीं दूसरी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में होम मिनिस्टर हमारे कौन है? तो अमित शाह। तीसरी जो मिनिस्ट्री है इसमें इंपॉर्टेंट है, वो तीसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो वो निर्मला सीतारमन हैं। ओके, तो ये 3 मिनिस्टर इसके एसोसिएट हैं। वहीं इनके हेड, इस फंड के जो हेड हैं, वो हमारे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ओके, लेट्स, यहाँ पे ऐसा कोई और न्यूज़ नहीं है, जो हम आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बस मुझे बताना था, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर अप्रूवल गवर्नमेंट विदड्रॉ प्रपोजल टू डाइल्यूट द डिसेबिलिटीज एक्ट। एक्चुअली क्या हुआ था कि अभी कोविड-19 को देखते हुए गवर्नमेंट ने अमेंड कर रहे थे। अमेंड किस एक्ट को कर रहे थे? तो याद रखिएगा, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इसको अमेंड किया जा रहा था। तो ये किसके अंदर आता है? तो याद रखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड डिसेबिलिटीज। मिनिस्ट्रीज कौन सी होती है? तो मिनिस्ट्रीज जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आता है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इसमें एक थोड़ा सा जो डिस्क्रिमिनलाइजेशन हो रही थी, किसकी? ऑफ माइनर्स ऑफेंस फॉर इम्प्रूविंग द बिजनेस स्टेटमेंट्स, बिजनेस सेंटिमेंट एंड अनक्लॉगिंग कोर्ट प्रोसेस। तो एक्चुअली क्या हो रहा था कि डिसेबिलिटीज एक्ट को विड्रॉ करने का तो रीज़न बस इतना था कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या, जो हम कह सकते हैं कि एक डिस्क्रिमिनलाइजेशन क्रिएट हो रहा था, इसकी वजह से वापस लेना था। बट अभी क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को विड्रॉ करने से मना कर दिया। ओके, लेट्स आगे चलते हैं। यस, अगला जो हमारा यहाँ पे न्यूज़ है, यहाँ पे आया है वेस्टर्न घाट के बारे में। तो याद रखिएगा, जो वेस्टर्न घाट होता है, वेस्टर्न घाट हमारे वेस्ट जो पेनिसुला है, हमारा जो पेनिसुला है, जो साउथ इंडिया का जो पेनिसुला रीजन है, वहाँ पे पाया जाता है ये वेस्टर्न घाट, जो अरबियन सी के पास। अगर हम इसको मैप के थ्रू समझे तो याद रखिए, जैसे अगर ये वाला जो रीजन है, ये, तो ये जो रीजन होता है, ये वाला यहाँ से लाइक ये गुजरात वाला रीजन है, तो ये पूरा रीजन, ये जो पूरा रीजन है, इसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट की बात आई है यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं कि वेस्टर्न घाट को ही हम सह्याद्री सह्याद्री माउंटेन रेंज के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री माउंटेन रेंज के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। अगर हम इसकी किलोमीटर की बात करें तो 14,000
किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। अब ये कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करता है, तो याद रखिएगा गुजरात से क्रॉस करता है। गुजरात में भी वेस्टर्न घाट पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, गोवा में भी पाया जाता है, कर्नाटका में पाया जाता है, केरला में पाया जाता है, तमिलनाडु में भी पाया जाता है। ओके, तो ये सारे स्टेट्स हैं इसके वेस्टर्न घाट के। अब यहाँ से बहुत सारी रिवर्स क्रॉस करती हैं। अब जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सारी यहाँ से क्रॉस करती हैं, चाहे वो आपकी गोदावरी हो, चाहे वो आपकी कावेरी हो, चाहे वो कृष्णा हो, और इनकी ट्रिब्यूटरीज हो, चाहे वो आपकी तुंगभद्रा हो, आपका तुंगभद्रा हो। तो ये सारी जो नदियां होती हैं ये आपकी यहाँ से क्रॉस करती हैं, ये वेस्टर्न घाट की नदियां हैं। अब जब यहाँ पे वेस्टर्न, क्योंकि मैं पूरे वेस्टर्न घाट वाले टॉपिक को ही कंप्लीट कर रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी पाए जाते हैं। अब नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ये गुजरात से आपको केरला तक का रीजन क्रॉस अंडर आता है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको नेशनल पार्क्स होंगे। बट जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है मैं आपको वो बता दूं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में आपका बोरीवली नेशनल पार्क है, वो आता है। फिर वहीं आपको हम बात करें देवलगुन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो आती है। ठीक, वहीं इसके और भी कर्नाटका में जो नेशनल पार्क हैं उसको अगर हम बात करें तो नेशनल पार्क में आपका बांदीपुर आता है, बनरघट्टा नेशनल पार्क आता है, भद्रा नेशनल पार्क आता है, याद रखिए ब्रह्मगिरी नेशनल पार्क आता है, दांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है, घट पड़वा। अब घट पड़वा यहाँ पे जो है वो ट्रिब्यूटरीज भी हैं, नदी भी है, और वहीं पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पाई जाती है, वो भी है। तीसरी चीज़ बात करें तो इसमें और भी ऐसे नीलगिरी हिल्स पाए जाते हैं, मुखुर्ती नेशनल पार्क्स होते हैं, एराविकुलम नेशनल पार्क्स होता है। एराविकुलम नेशनल पार्क्स में ही इसकी हाईएस्ट पीक भी मिलती है। अब हाईएस्ट पीक्स, वेस्टर्न घाट के जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, तो याद रखिए उसका जो नाम है उसको हम कहते हैं अनामुडी। अनामुडी ये आपको एराविकुलम, केरला में एराविकुलम नेशनल पार्क के पास ये सबसे हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं आगे की अगर हम बात करें अगला कौन सा, इसमें जो अगला नेशनल पार्क आता है वो बाबा बुदान आता है, फिर अशाम्बू आता है, शोला घाटी आता है नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क्स यहाँ पे आते हैं। ओके, लेट्स आगे चलते हैं अगले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और भी आगे देखते हैं। आज के जो न्यूज़ थे वाकई इसमें काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा आप लोगों को भी। ओके, यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। एडिटोरियल में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि एडिटोरियल में ओनली सिर्फ एक यही एडिटोरियल है जो कि थोड़ा सा ठीक है। बाकी इसमें और भी जो एडिटोरियल है उतना ज़्यादा बेटर नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। फर्स्ट मैं पहले सारे जो वहाँ पे पॉइंट्स है उसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, ये एडिटोरियल्स काफ़ी मुझे सही लगे, इसलिए मैं इसको बात करूँगा। टास्क आफ्टर गलवन, गलवन के बाद अब क्या क्या टास्क होगा, इसमें बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। देखिए पहले यहाँ पे बताया गया है, हम बिटवीन द लाइंस इसको हम आपको डिक्लेयर करते हैं। देखिए एक्चुअली हुआ क्या, मैंने आपको बताया कल की जो न्यूज़ थी, कल की न्यूज़ में लिखा हुआ था कि आफ्टर जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, उनकी मीटिंग के बाद क्या हुआ कि दोनों आर्मी वापस जो पुल बैक हो गई। ठीक है, अभी ये जो पुल बैक हुई है और ये डिसएंगेजमेंट हुआ है कहाँ पे, तो गलवन जो घाटी है वहाँ के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से, जो गोंगड़ा है या हॉट स्प्रिंग एरिया है वहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दे इसमें लिखा हुआ देखिए, देर इज नो मूवमेंट येट एट अ पेंगोंग शू फिंगर एरिया। हमने आपको बताया कि पेंगोंग शू के पास जो 8 फिंगर एरिया है, जो फिंगर 8 वाला जो माउंटेन है, वहां से कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज कह रहे हैं। एंड टॉक, यहाँ पे लिखा हुआ टॉक और कंटिन्यूटिंग एंड इट इज हाउ पॉसिबल दैट द फर्दर ब्लोज इट विल बी एक्सक्लूड। इसके बारे में अब चाइनीज की काफ़ी क्रिटिसिज्म है, तो हम उस क्रिटिसिज्म को यहाँ से समझेंगे, एक एक करके सारे इसको समझेंगे। ऑथर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या गया, इंडिया का जो बॉर्डर स्ट्रेटजी चैलेंज है वो रिमेन्स वैसे ही है। यहाँ पे लिखा है कि हाउ इंडिया रिस्पॉन्ड टू चाइना इज द पैंसेंट्रिक टेंडेंसीज इन 21st सेंचुरीज। अगर आप देखें तो अगर हम बात करते हैं 20 सेंचुरी की, 20 सेंचुरी में चाइना के ही प्रेसिडेंट थे डेंग, और हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे आपके राजीव गांधी। इन लोगों ने एक टाइम में जब समिट हुई तो उन्होंने कहा भी था कि अब जो आने वाला सेंचुरीज होगा वो एशियन सेंचुरीज होगा। ओके, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे इन्होंने बताया कि बट अभी अगर आप देखें शी जिनपिंग का, तो मिस्टर जिनपिंग जो है वो उनका काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव
टेंडेंसी रह रहा है अपने नेबर्स में लिए। तो यहाँ पे लिखा होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो पुट इन अ निमो द सिग्निफिकेंट रीइम्प्लिफिकेशन ऑफ द अर्थ द वर्ल्ड। यहाँ पे हमें ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। In 2017, I had sent out a warning through the escape page at Doklam was a symbolic of new Chinese policies। ठीक है। अब अगर आप देखें 2017 में डोकलाम, अब डोकलाम कहाँ पड़ता है तो असम में पड़ता है। ठीक है, तो सॉरी सिक्किम में पड़ता है। तो डोकलाम जो है वहाँ पे ऑलरेडी एक डायलॉग हुआ था, डोकलाम डायलॉग। उसमें क्या होगी, न्यू चाइनीज जो पॉलिसीज थी वो आई। जो प्रेसिडेंट अगर आप देखें जो जी जिनपिंग है वहाँ के प्रेसिडेंट, उनका एम क्रिएट है हिमसेल्फ अ ग्रेटेस्ट लेगेसी। तो वो खुद को हमेशा एक ग्रेटेस्ट लेगेसी के रूप में अपने आप वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अपा ग्रेटर देन अ ग्रेट मॉज, ठीक, बेस्ड ऑन अ नेशनलिस्टिक फेवर। तो जी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो हैड स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट अ चाइनीज ग्लोबल ड्रीम एंड नेशनल ग्लोरी एज अ अर्ली 2012 इवन बिफोर ही टुक ओवर द प्रेसिडेंट 2013। जब ये 2013 में बने थे, उससे 2012 से ही इन्होंने चाइनाज को एक ग्लोबल ड्रीम और नेशनल ग्लोरी के रूप में बताने की बातें शुरू कर दी थी। ठीक है, वहीं अगर हम देखें यहाँ पे जो बीजिंग एक्सपेंशन, जो हमारा एक्सपेंशनिज्म हुआ है जो इकोनॉमिक मॉडल में, जो चाइनीज ग्रोथ मॉडल है, वो ज़्यादा फाइन सर्विसेंट इमर्जिंग मार्केट होता है वेयर इट कैन पार्क ह्यूज डेप्थ हो रहा है, मेक इन्वेस्टमेंट टू कीप अ फीडिंग और ड्रैगन हाई ग्रोथ रेट। एक्चुअली क्या होता है कि चाइना, देखिए चाइना जो होता है वो ब्लैंक चेक बुक पॉलिसी यूज़ करता है। वो क्या करता है, वो पहले आपको दे देगा, एक चेक दे देगा, बोलेगा आपको जितने अमाउंट की रीजन अमाउंट है आप लेना है ले लो, और आगे बाद में चाइना इसको डेप्थ में डाल के उसको तरह से पूरी तरीके से उसको यूज़ करता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखा है, जो आपको यहाँ पे दिखेंगे कि फ्रेंडली फॉरेन जो डेप्थ इन्वेस्टमेंट है मार्केट वेयर नीडेड टू कंपनसेट ओवर द इन्वेस्टमेंट एट होम। ठीक, ये चीज़ उन्होंने बहुत सही कही। फिर यहाँ देखिए द बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो चाइना का BRI इनिशिएटिव्स है, रोल आउट एट अ मीटिंग पॉइंट हुआ था। जो जो चाइनाज का जो जियो स्टैटिक और जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसमें BRI हुआ, बट इंडिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। वहीं अगर आप देखें तो डोकलाम में चाइना जो है एक्सपेंड कर रहा है इट्स ग्लोबल फुटप्रिंट बाय साइनिंग अबाउट 100 कंट्रीज टू BRI में। अब तक अगर आप देखें तो यूरोप की इटली जैसी कंट्रीज को भी BRI में ले लिया। अभी वहीं अगर आप देखें तो कोविड-19 में ये सॉफ्ट डिप्लोमेटिक का भी इस्तेमाल किया, जबकि कोविड अगर आप देखें तो कोरोना वायरस चाइना से ही शुरू हुआ, बट ये अपनी छवि को सही दिखाने के लिए, लोगों को अच्छी डिप्लोमेटिक के लिए यूरोप में इन्होंने वेंटिलेशन और PPE किट वगैरह प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो ये भी चाइना का एक रोल रहा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगी। वहीं यहाँ पे इसी चीज़ को फिर से ऑथर ये बताते हैं कि इट इज़ द एग्रेसिव मूव बट मोस्ट ऑफ नॉन मैसिव नेबर्स, जो उसकी चाइना के और भी नेबर्स हैं वो इससे बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हैं। जैसे आप वियतनाम में दे दें तो साउथ चाइना सी में इनका भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मलेशिया है, ब्रूनी हो गया, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, जो साउथ चाइना सीज में, इंडिया जो है हिमालय के साइड में है। तो ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, चाहे वो वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनी, इंडोनेशिया, ये लोग तो साउथ चाइना सीज में क्रिएट कर ही रही हैं। वहीं अगर आप देखें तो हिमालय रेंज में भी इंडिया का भी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। तो वो चीज़ ऑथर समझा रहे हैं कि चाइना का जो मूव है, ये एग्रेसिव मूव, ये नेबर्स के लिए ज़्यादा बेटर नहीं हो रहा है। वहीं यहाँ पे आगे देखें तो लिखा हुआ है फ्रॉम इट्स द ट्रेडिशनल राइवल लाइक ए जापान और ताइवान। अगर हम जापान ताइवान की बात करें तो ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट माइंडेड नेशन है, जैसे साउथ कोरिया या ऑस्ट्रेलिया है। वहीं इन्होंने कहा कि चाइनीज एक्शन इन हांगकांग, अब हांगकांग में चाइनीज एक्शन कर रहा है। एक्चुअली हांगकांग जो होता है वो SAR कहा जाता है उसको। SAR का मतलब होता है कि ये ऑलरेडी, एक्चुअली हुआ क्या था, मैं थोड़ा सा इसको फ्लैशबैक में बताता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा लेट हो गया है डाउनलोड करने में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली हांगकांग को कहा था कि स्पेशल स्टेटस रीजन था वो पहले। ठीक है, स्पेशल SAR कहते हैं हम उसको, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था वो। बट वो वन नेशन टू थ्योरी पे काम करता है। उसका वर्क ये होता है कि वो 97 से पहले 1997 से पहले वो ब्रिटिश रूल था। बट 1907 में हांगकांग को चाइना ने, सॉरी ब्रिटेन ने चाइना को दे दिया। बट चाइना उन्हें 50 ईयर्स से पहले ही, 50 ईयर तक का टारगेट दिया था, बट 50 ईयर से पहले ही चाइना उस पर रूल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि चाइनीज़ एक्शन इन हांगकांग, ये इसका मैसेज भी क्लियर है कि चाइना वो इटसेल्फ एज अ ग्लोबल पावर खुद को शो कर रहा है, एंड जिसका टाइम आ चुका है।
इट विल असर्ट इटसेल्फ अ कंप्लाई डील विद इट। तो वो इस तरह से करता है। वहीं अगर आप देखें तो यूएस और वेस्टर्न पावर हैव बीन वेरी वोकल इन कॉलिंग आउट बीजिंग इन रिसेंट टाइम्स। अगर आप देख रहे हैं तो यूएस हो गया या वेस्टर्न जो भी पावर है, यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं जो कि अभी कोरोना वायरस से लेकर भी काफ़ी वो लोग भी गुस्से में हैं, वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताया। वहीं यूएस चाइना रिलेशंस के बारे में बताया कि ये भी आप देखें तो काफ़ी यहाँ पे ट्रेड वॉर चल रहा था। लास्ट 2018 से ही यहाँ चाइना और यूएस में एक ट्रेड वॉर की तरह शुरू हो चुका था, चाहे वो हवाई कंपनी को लेकर हो या किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे एक ट्रेड वॉर ऑलरेडी पहले से चल ही रहा था, तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताया। वहीं आगे इन्होंने बात कहा चाइना कुड अफोर्ड कर सकता है लार्जली नॉन अलाइंग ड्यूरिंग ए 20th सेंचुरी कोल्ड वॉर। सॉरी फॉर दैट, इंडिया कुड अफोर्ड अ लार्जली नॉन अलाइंग ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी कोल्ड वॉर, बट आर साइज एंड इकोनॉमिकल मोमेंटम की बात करें तो ये जो हमारा साइज या इकोनॉमिकल मोमेंटम है वो नेसेसिएट है एट दैट वी क्लियर प्ले टू क्लियर रोल इन द कोल्ड वॉर 21st सेंचुरी से इक्वल। अब 21st सेंचुरी में जो कोल्ड वॉर चल रहा है उसमें भी हमारा रोल एक नेसेसिएट रोल होगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई। अब इसके बाद ऑथर यहाँ पे कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि अहमदाबाद ऑलरेडी विटनेस्ड है कि जुल्हा डिप्लोमेसी हुआ था, जिसमें पीएम मोदी और जिंगपी आए। वहीं आप देखें तो जो हमारे पीएम मोदी और ट्रम्प आए थे, जिसमें नमस्ते ट्रम्प रिसेंटली हुआ है। ये दो शो जो रिसेंटली हुए हैं, इससे पता चलता है कि बीजिंग जो है अनकन्विंस्ड था बाई दिस बैलेंस, जो हम ये कह सकते हैं कि नॉन्स बैलेंस एक्ट के थ्रू यहाँ पे बीजिंग में ही ऑलरेडी एक अनकन्वेंसी शुरू हो गई थी। वहीं आगे ऑथर कहते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑथर ये कहा जाता है कि रिलेशन विद द अदर नेबरिंग नेशंस लाइक बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न। पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान की हालत ये हो चुकी है कि 62 बिलियन डॉलर का सीपीईसी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो वहाँ पे बनाया जा रहा है। नेपाल भी अगर आप देखें तो नेपाल का भी अपना यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है। नेपाल का जो आर लिस्ट अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे वेदर फ्रेंड्स, ऑल वेदर फ्रेंड्स में नहीं है। श्रीलंका, चाइना का जो इन्फ्लुएंस देखिए तो चाइना का पाकिस्तान में भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, श्रीलंका में भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, बांग्लादेश में भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, वहीं आपका नेपाल में भी इन्फ्लुएंस चाइना का दिख रहा है। और श्रीलंका और बांग्लादेश ऑलरेडी साइन भी कर चुके हैं बीआरआई में, तो ये चीज़ उन्होंने बताया। तो वहीं अब आगे चलते हैं, अगले यहाँ पे जो आगे लिखा हुआ है जो, हाँ यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझाना था कि अभी आप देखें तो क्या हुआ कि हमारा जो लॉयल फ्रेंड है, हमारा जो फ्रेंड है भूटान, भूटान भी हमारा एक फ्रेंड है, नेबर कंट्रीज है। भूटान के खुद एक जो साक्टेंग साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नेपाल में, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही नियर है। वहाँ पे चाइना ने क्लेम कर दिया कि भाई वो हमारा रीजन है, तो वहाँ से आपको हमारा यूनाइटेड नेशन से जो भूटान को फंड नहीं आ रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ऑथर ने इन सब का कंक्लूजन ये बोला है कि हमारा फोरम हमें एक बिल्ड करना होगा क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की बात की गई। अब ये आपको मैं बता दूं, क्वाड्रिलेटरल जो ये चीज़ें थी ऑलरेडी, ये क्वाड्रिलेटरल जो डायलॉग चल रहा था, इसमें 4 कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया है, ठीक है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है एंड जापान है। जिसमें आपका इंडिया और यूएसए मालाबार में ऑलरेडी एक्सरसाइज भी कर रहे थे, बट 2015 में जापान को भी उसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये क्वाड्रिलेटरल हो रहा है, तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल ही डायलॉग बोलते हैं। जो सिक्योरिटी डायलॉग, उसकी इंप्रूवमेंट करने की अभी ज़रूरत है, जिससे इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया 2007 में ही क्वाड्रेटरल डायलॉग के मेंबर भी बने हैं। जो 2007 से शुरू हुआ था, वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि विच इज़ स्टार्टेड द इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए एज अ मेंबर 2007। बट अगर आप देखें तो हमारे पास इस जो ये क्वाड ग्रुप है, क्वाड ग्रुप का सेम चीज़ें वैसी होनी चाहिए जो नाटो की है। अगर नाटो का पता हो तो नाटो में जो क्लॉज 5 है, नाटो का जो क्लॉज 5 है, वो ये कहता है कि किसी भी नाटो कंट्री पे जो हमारा ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर इन ट्रीटी जो ट्रीटी ये कर रखी हुई कंट्रीज है, इन पर अगर कोई अदर कंट्रीज अटैक करता है, तो नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज हैं उनको ये फील होता है कि उन्होंने हम पर भी अटैक किया है, तो ये सब मिलकर एक साथ उन पर अटैक करते हैं। तो इस तरह से क्वाड ग्रुप को भी बनाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हमारे लिए यहाँ पे एक बेनिफिशियल ये होगा कि हम चाइना को मैरीन की तरफ से हम रिटेलिएट कर सकते हैं। तो वो चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि इंडिया शुड नाउ पर्पस टू एक्सपेंशन ऑफ क्वाड स्कोप एज पॉसिबल द एक्सप्लोरेशन ऑफ कलेक्टिव डिफेंस आर्किटेक्चर
क्लॉज लाइक क्लॉज 5 ऑफ नाटो, जो नाटो का मैंने बताया, जिसमें लिखा है ऑलरेडी यहाँ पे बताया है, वेयर एन अटैक ऑन वन मेंबर ऑफ इट्स कंसीडर्ड एन अटैक ऑन ऑल। मतलब अगर किसी एक पे अटैक होता है, यदि अगर किसी एक पर अटैक होता है, किसी एक नाटो कंट्रीज पे अटैक होता है, तो इट मीन्स कि नाटो के सारी कंट्रीज उसके एक साथ होकर उस पर अटैक करती हैं। तो ये चीजें हमें होनी है। तो और यहाँ पे चीज बताया गया है कि नॉट जस्ट स्कोप, द मेंबर ऑफ क्वाड शुड बी एक्सपेंड। हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं? वियतनाम ऑलरेडी, हमारा जो वियतनाम है ये ऑलरेडी चाहता है ज्वाइन करना, साउथ कोरिया है, न्यूजीलैंड है, मलेशिया है, ये भी इंटरेस्टेड है क्वाड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। वहीं अगर आप देखें तो अभी क्या हुआ है कि इंडिया को, रशिया को, ऑस्ट्रेलिया को G7 में, G7 ग्रुप में ऐड करने की भी बात चल रही है, जिसमें चाइना को एक्सेप्ट कर दिया गया है। चाइना को छोड़कर, जिसमें 4 ऐसी कंट्रीज हैं जिसको G7 ग्रुप में ऐड करने की बात हुई है, जिसमें G7 से अब G11 की बात की जा रही है। अब ये 4 कंट्रीज, उसमें से इंडिया है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, चाइना को इससे बाहर रखा गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये शो करता है कि पूरी जो वर्ल्ड है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो भी चाइना के कहीं ना कहीं अगेंस्ट हैं। तो ये चीज़ आपको बताना था। वहीं अगर आप देखें तो हमारा रिलेशन रशिया से काफ़ी बेटर है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो व्लादिमीर जो पुतिन, जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने देखा कि वो एज अ ग्लोबल लीडर हैं, जो कि हैप्पी हैं टू डू बिजनेस विद जिंगपी। वो चाइना से ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, बट जो रशिया परसुइंग करता है एन इंडिपेंडेंट जियो स्ट्रेटेजिक पाथ, वो इंडिपेंडेंट जियो स्ट्रेटेजिक पाथ करता है। तो वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई है। तो ये चीज़ आपको कंप्लीटली समझ में आई होगी, जो हमारे एडिटोरियल हैं। लेट्स आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। WHO का नाम आया। WHO सेट अप अ पैनल रिवाइवल हैंडलिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। एक्चुअली क्या हुआ था कि यूएसए ने अभी अनाउंस किया था कि वो अब फंड नहीं देगा WHO को। यूएसए फंड नहीं देगा WHO को। क्यों? क्योंकि वो कोविड-19 में उन्होंने सॉरी फॉर दैट, सही से काम नहीं किया है। ठीक है, इस पेंडेमिक को बनाने में WHO का भी हाथ है, इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। तो ऐसा नहीं है कि WHO को काफ़ी नुकसान होगा या यूएसए को काफ़ी नुकसान होगा, इसमें दोनों को नुकसान होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक को फ़ायदा होगा और एक को गेन होगा, सॉरी फॉर द, एक को गेन होगा और एक को लॉस होगा, इसमें दोनों को लॉस होगा। अगर हम बात करें WHO की, पहले तो मैं WHO के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, WHO जो है ये यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज एजेंसी है, जो कि हेल्थ सेक्टर में वर्क करता है, ग्लोबल हेल्थ सेक्टर में। अगर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1948 में ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नाम की अगर कोई भी बॉडी, याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन नाम की कोई भी बॉडी है तो उसका जो हेडक्वार्टर है, वो हेडक्वार्टर आपको जनेवा, स्विट्जरलैंड में ही मिलेगा। ठीक है, वो चीज़ है। अब इसमें मेंबर्स कितने हैं तो याद रखेंगे, जो WHO में मेंबर्स हैं वो 194 मेंबर्स WHO में हैं। ठीक, इसमें 150 कंट्रीज इसकी कंट्री ऑफिस हैं, 6 इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। ओके, ये एक तरह से ये इंटरनेशनल गवर्नमेंटल बॉडी है, जो कि कोलैबोरेशंस करती है उस स्टेट के हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं इसके लॉस या बेनिफिट की। देखिए, एक्चुअली ये न्यूज़ में नहीं है, अपार्ट फ्रॉम न्यूज़ मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर यूएसए लीव कर जाता है तो यूएसए को क्या क्या लॉस होगा। देखिए, WHO को इसलिए लॉस हो जाएगा क्योंकि अब फंडिंग, सबसे ज़्यादा फंडिंग यूएसए करता है। अब यूएसए से फंड नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है यहाँ पे। बट यूएसए को क्या क्या लॉस होगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला तो ये लॉस होगा कि इसका कोई रोल नहीं रह जाएगा WHO में। यूएसए का कोई भी रोल नहीं होगा, किसी भी रिसर्च का स्ट्रेंथिंग करने का रोल नहीं होगा। वहीं अगर हम बात आगे करें कि इसके पास कोई भी एक्सेस नहीं होगा इन्फ्लुएंजा वायरस के सैंपल को लेने का, कोई भी एक्सेस नहीं होगा इन्फ्लुएंजा वायरस में रिसर्च करने का। अगर आपको पता हो तो इन्फ्लुएंजा वायरस में 34,000 लोग यूएसए में डेथ कर चुके थे। तो 34,000 लोग भी मरे हैं, कम तो मरे नहीं थे। तो अगर उसके वायरस का रिसर्च करना है तो उससे वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें और अगर आप देखिए तो ये लूज भी कर सकता है क्या, हेल्थ, जो जो कहते हैं ना कि हेल्थ इंटेलिजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ इंटेलिजेंसी में भी कहीं ना कहीं यूएसए जो है वो लूज करेगा, जो कंट्री को रिस्पॉन्स करने के लिए, अपनी खुद की कंट्री को रिस्पॉन्स करने के लिए अपनी हेल्थ इंटेलिजेंसी में भी लूज कर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, दोनों का नुकसान है। WHO का तो नुकसान ये है कि भाई उसको फंडिंग नहीं मिलेगी, बट
यूएसए का भी बहुत सारा नुकसान है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे जो मुझे आपको समझाना था वो याद रखिएगा कि डब्ल्यूएचओ के जो चीफ हैं उनका नाम टेड्रोस एडहानोम गैब्रियसस नाम है इनका। जो भी नाम आप देख लीजिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसमिशन हुए एयरबॉर्न ट्रांसमिशन को ऑलरेडी एक्नॉलेज किया है डब्ल्यूएचओ ने। जो हमने आपको बताया था कि दो तरह के ट्रांसमिशंस होते हैं, इसलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी कहा गया है कि आपको कम से कम भी 3 से 6 फीट की दूरी बना के रखनी है। बिकॉज कि दो तरह का ट्रांसमिशंस होता है, एक तो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशंस होते हैं, कोई छींक रहा है, कोई अगर कोई विदाउट मास्क पर्सन कोई अगर छींक रहा है कर रहा है तो एक वायरस होने का डर होता है। तो वहीं आप अगर आप देखिए तो एयरबॉर्न भी, जो एयरबॉर्न अगर कोई मास्क नहीं पहने हुआ तो मे बी की चांसेस है कि उस तरह का भी ट्रांसमिशन, उस तरह की भी वायरस कॉज कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी न्यूज़ में। ओके, सो लेट्स आगे, ऐसा कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। हाँ, एक जगह पे SFIO के बारे में बताता ना, यस हाँ, यहाँ पे मुझे आपको बताना था SFIO। अब ये SFIO क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है सीरियस फ्रॉड, मैं आपको पूरा फुल फॉर्म बताता हूँ। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के नाम से होता है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। ओके, इसको इस्टेब्लिशमेंट किया था एज अ एक्ट। ये एक स्टैचुरी बॉडी है। अब ये कौन से एक्ट में आता है? तो SFIO कोई एक्ट नहीं है, एक्चुअली ये कंपनीज एक्ट 1956 का और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013 के अंदर इसको रखा गया है। ठीक है, अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? रेगुलेटरी बॉडी इस किस मिनिस्ट्री के अंदर है? तो याद रखिएगा, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिस है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के अंदर आता है। ओके, ये चीज़ थी। वहीं अगर हम आगे यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम आया तो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो था इसका जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वेबसाइट, जो इसका डेफिनेशंस है मैं वो डेफिनेशंस आपको बताता हूँ। एक्चुअली इसका डेफिनेशन है इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस करता है, इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? तो इन्फोर्स करता है इकोनॉमिक्स लॉ को। ये जो इकोनॉमिक लॉ है, दो ऐसे लॉ है मैं आपको बताऊंगा आगे, ये दो लॉ को इन्फोर्स करता है, वहीं फाइटिंग करता है इकोनॉमिकल क्राइम से। अब इकोनॉमिकल क्राइम क्या होती है? तो याद रखिए, आप मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, हवाला का हवाला का जो हवाला ट्रेड केस होता है, इनको ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ही देखती है। ठीक है, अगर हम बात करें इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की इस्टेब्लिशमेंट की, तो इसका तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1956 में। 1956 में इसको हुआ था इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से इसको दिया गया था। ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रिवेन्यूज के अंदर आया था। ओके, बट आगे बाद में, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आया था, बट इसको फर्दर फिर आगे नाम चेंज किया गया, एज अ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यूज के अंदर आया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आया था। ये दो तरह के एक्ट को काम करता है, मैंने आपको बताया ये दो तरह का एक्ट देखता है। एक तो फेमा एक्ट होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है 99 का। वहीं आपको PMLA एक्ट होता है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होता है 2002 का। इन दोनों को ये देखता है। ओके, लेट्स ऐसा अब आगे, ऐसा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कोई ऐसी न्यूज़ है जो मुझे बतानी है। बस यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताना है कि BCCI का यहाँ पे टर्म था। तो याद रखिए, BCCI के लिए गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली एक कमिटी बनाई थी जो कि जज लोढ़ा कमिटी थी। तो याद रखिए, अगर क्वेश्चन में आता है जज लोढ़ा कमिटी किसके लिए थी, तो वो BCCI के लिए थी। ओके, सो दैट इज इट टुडे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।